कि चलो मेरा बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर, तो हम बात नहीं करते इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें चीजें डिस्कस करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि चैप्टर में हम सीक्वेंस इस तरह रखें कि हमारे पास जो हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स एंड देन नाउ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट में हमारे पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रोडायनेमिक है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसमें हमारे पास कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जो पढ़ता है फर्स्ट ईयर में, वो सारी चीज आ जाएंगी ताकि करंट का कॉन्सेप्ट आपको रहेगा, तो देन वी कैन डू इजीली बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है हमारे पास, हम वो अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों को साथ कंपनसेट करते रहे ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर रहेगा, तो हम आसानी से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी मजा आएगा हमें करंट और इलेक्ट्रिसिटी के साथ। वरना हम मैग्नेटिज्म यहाँ कर लेंगे, करंट वो पीछे रह जाएगा, बाद में करेंगे तो इसका मजा नहीं आएगा। तो जिस तरीके से मुझे लगता है सीक्वेंस बेहतर है, तो देन आज हम स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके चलें, छुट्टी हो गई खत्म। ओके ओके हमारे पास मेरे बेटा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज करंट एंड हाउ इट मतलब फ्लोज, ठीक है, और कैसे हमारे पास सारी चीजें वर्क करती हैं एक कंडक्टर के अंदर। सर को बोलो, मुझे पता है ऐसी देखो, सर को बोलो, शायद उन्होंने ऑन किया और ऑफ हो गया दोबारा, ठीक। ओके मेरा बेटा अगर हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पहले तो हमें याद रखना है करंट कहीं से फ्लो करेगा, दैट इज अ कंडक्टर, ठीक है ना, हम जिसको इस्तेमाल करते हैं करंट को फ्लो करवाने के लिए। क्यों हम कंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं? वजह हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सही। क्या है मेरा बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करें तो मेरे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इसको कंडक्टर कह रहे हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा जब हम देखें किसी कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं। लेट्स सपोज ये यहां से यहां आया होगा, यहां से यहां आया होगा, और फिर यहां से यहां, एंड देन यहां से यहां, तो ये वाला यहां से यहां, तो इस तरीके से मेरा बेटा रैंडम मोशन करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मेरा बेटा नमान ये ब्लू वर्क ही नहीं कर रहा। ओके तो मेरा बेटा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन करते वक्त मेरे बेटा यहां पर जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो हम इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मेरा बेटा बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल वेलोसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रैंडम मोशन करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को हम कहते हैं मेरा बेटा, इस दौरान कैसा मोशन होता है? रैंडम। जैसे गैस मूव करते हैं ना, इसी तरीके से कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, और इसकी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। सही, ये बात समझ आ गई। अब मेरा बेटा अगर थर्मल वेलोसिटी हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी है, तो याद रखें कि फिर हम जब इसमें अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, एक होगा मेरा बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल, एक होगा मेरा बेटा नेगेटिव पोटेंशियल। सही, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दी, एंड देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेट सपोज मेरा बेटा यहां से हमारे पास अगर हम देखें पॉजिटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन याद रखें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, इस केस में जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्लो करेगा इस तरह, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। ये टर्मिनल कौन सा है? नेगेटिव। ये टर्मिनल कौन सा है? पॉजिटिव। और मेरे बेटा पॉजिटिव चार्ज कहां फ्लो करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, यहां पर
इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। सही। तो इसी वजह से हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अभी हम आगे बात करते हैं कि किस तरह की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट से। अब हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन को देखें तो हमेशा फ्लो करता है मेरे बेटे नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि क्या करेगा नेगेटिव इसको रिपेल, और पॉजिटिव क्या करेगा अट्रैक्ट। और पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा मेरे बेटा, कौन रिपेल करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव टर्मिनल। इसीलिए इन दोनों की डायरेक्शन को हम कैसे लेंगे, अपोजिट ले से। अब मेरा बेटा अगर हम यहां पर देखें जितना भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम फाइंड करते हैं मेरे बेटा Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, और ये कह रहा था मेरे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ब्लू नहीं काम कर रहा है, मुझे पहले देख लेना चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मेरा बेटा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम कंसीडर ऐसा करते हैं कि जितना हमारे पास पॉजिटिव फ्लो कर रहा है उतना ही हमारे पास दूसरी रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव फ्लो कर रहा है। तो मेरा बेटा हमारे पास अगर यहां से हम देखें तो जितना चार्ज फ्लो करेगा एक सेकेंड के अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लो करेगा एक सेकेंड के अंदर, उसको कहते हैं मेरे बेटा Q अपॉन T इज इक्वल टू क्या होता है, करंट। तो करंट बेसिकली फ्लो ऑफ क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम is known as current। ठीक है। और जब करंट फ्लो करता है तो सबसे बड़ा हमारे पास सोचने वाली बात यहां पर यह आती है कि करंट जब भी फ्लो करे कहीं पर तो हम उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं। पहले हम उसकी यूनिट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्शन को देखते हैं। तो करंट फ्लो करता है तो क्या सर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है या नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, वो तो हम डिफाइन करते हैं मेरे बेटा डायरेक्शन के हिसाब से। आगे हम देखते हैं डायरेक्शन के हिसाब से कैसे, पहले हम देखते हैं मेरे बेटा यूनिट। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे बेटा, ये आ गया फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं इसके यूनिट को। तो यूनिट ऑफ करंट क्या होगा मेरे बेटा, यूनिट ऑफ करंट होता है चार्ज है ना, चार्ज की यूनिट कूलम, पर मेरा बेटा टाइम की यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर। सही, ये तो गया करंट की यूनिट। इसको हमेशा कैपिटल ए से लिखेंगे क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास एक एम्पियर का मतलब क्या है, 1 एम्पियर का मतलब क्या है मेरा बेटा, एक एम्पियर का मतलब यह है कि एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकेंड के अंदर, एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहे हैं एक सेकेंड के अंदर। और एक सेकेंड के अंदर एक कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो आप सोचे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है मेरे बेटा, याद है 1.6 एक्सपोनेंट, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, सॉरी -19 कूलम, यही होता है मेरा बेटा। और अगर एक कूलम के अंदर देखना चाहे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो मेरा बेटा ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा मेरा बेटा। तो 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 1.6 एक्सपोनेंट -19 इज इक्वल टू 1 कूलम। यहां पर बच गया, सब कुछ हट गया, किसी का जीरो तो नहीं आता ना यहाँ पर, हाँ किसी का जीरो आ जाएगा तो मसला हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में भेजोगे जीरो से मल्टीप्लाई में सब कुछ जीरो हो जाएगा। ओके, तो जीरो नहीं आना चाहिए, 1 आता है, हटा ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, किसी का जीरो नहीं बचना चाहिए। ओके चलो, तो इसको डिवाइड करेंगे मेरा बेटा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा बेटा 6 पॉइंट तकरीबन 25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, देख लीजिएगा आप लोग ये वैल्यू भी, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एक कूलम के अंदर। अब अगर मैं कभी कहता हूं कि इस कंडक्टर में से, गौर से सुनिए, अगर मैं कहता हूं इस कंडक्टर में से एक कूलम चार्ज फ्लो किया है, इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर चुके हैं, समझ लो कितनी बड़ी तादाद है एक सेकेंड के अंदर, 6.25 एक्सपोनेंट 18 यही आ रहा है। ओके, तो हमारे पास ये एक कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक कूलम चार्ज अगर फ्लो करेगा
किसी जगह से तुम सोचो कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक वक्त में फ्लो कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर। ओके, तो पेपर में बहुत दफा सवाल आ चुका है कि अगर हमारे पास, अगर किसी जगह पे मेरा बेटा हमसे क्वेश्चन पूछा गया, पेपर में क्वेश्चन था, अभी आपको देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर भी, कि अगर किसी कंडक्टर में से 5 एम्पियर, अगर इफ 5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, सही मेरा बेटा, अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में से, तो बताइए कितने नंबर ऑफ, हाँ भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो किया। ठीक है, तो मेरा बेटा 1 एम्पियर का मतलब क्या था, 1 एम्पियर का मतलब क्या था, 1 कूलम पर 1 सेकेंड, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। और मेरा बेटा अगर 5 एम्पियर बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है कितने सेकंड, सॉरी 5 कूलम फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर। 1 सेकेंड के अंदर कितना कूलम, है ना मेरा बेटा, ये समझ लो 5 एम्पियर का मतलब क्या है, 5 कूलम फ्लो कर रहा है मेरा बेटा 1 सेकेंड, दैट इज मीन बाय 5 एम्पियर। ठीक है ना। अब अगर 5 कूलम फ्लो कर रहा है तो 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 5 कूलम के अंदर कितने होंगे, कर देंगे 5 से, तो मेरा बेटा वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर पेपर में बोला है 5 एम्पियर किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, तो बताइए कितना चार्ज फ्लो किया वहां पर, तो आपने आराम से, कुछ नहीं है मेरा बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाई 6.25, एक्सपोनेंट मेरा बेटा 18। यही आ रहा है मेरा बच्चा, हाँ भाई यही आ रहा था, कोई निकाल रहा था, यही आ रहा है, ओके ठीक है, बोलो बोलो। 5, ये तो 1 एम्पियर का मतलब तो समझ आ गया ना। तो मेरे बेटा इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने चार्ज होते हैं, ये होते हैं, तो मैंने एक कूलम के अंदर कितने होते हैं, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में था नीचे भेज दिया, डिवाइड में तो यहां क्या बचा 1 कूलम, डिवाइड कीजिए, ये वैल्यू आ गई, कर लिया ना आपने, यही तो मैं पूछा था, कर लिया आपने। 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बोला 5 एम्पियर फ्लो करे तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 एम्पियर का मतलब क्या है, 5 कूलम पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितने कूलम फ्लो कर जाते हैं, 5 को। तो मेरा बेटा अगर हम उसमें देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 कूलम के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। ठीक है, समझ गया, समझ आ गया मेरा बेटा। तो पेपर में ये सवाल पूछे जाते हैं, कितना मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, समझ आ गया मेरा बेटा। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई मुझे जरा जल्दी से, कि अगर मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है 4.4 एम्पियर, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई मसला है, हाँ बेटा, सही है, समझ आ गया मेरा बेटा, बहुत आसान है, ओके, कितना 4 मल्टीप्लाई किया, 4.4 मल्टीप्लाई किया 6.25 एक्सपोनेंट 18 से, तो मेरे बेटा आंसर क्या आया, 2.75 एक्सपोनेंट 19 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब करंट चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज तो आपको पता चल गया कितना, एक कूलम के अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, है ना, चार्जेस तो सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन में भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, उसमें भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब मेरा बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट देखें, तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हम बात करते हैं, तो उसमें असल में हमें देखना होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना, दो होते हैं, ओके।
एक कहलाता था मेरा बेटा, याद है नाम, कन्वेंशनल करंट, एक कहलाता था कन्वेंशनल करंट, और एक कहलाता था मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट। सही। अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें, हमारे पास अगर मैं टर्मिनल बना रहा हूं, लेट सपोज करो ये टर्मिनल्स हैं, एक साइड मेरा बेटा पॉजिटिव है, एक साइड हमारे पास नेगेटिव। हमें एक बात याद है सर कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे होता है। हाँ भाई, हायर पोटेंशियल पे होता है। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल, सॉरी लोअर पोटेंशियल पे। सही। इसमें भी एक साइड पॉजिटिव ले लेते और एक साइड नेगेटिव ले लेते। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशनल करंट है, हम डायरेक्शन कहां से कहां लेते हैं मेरा बेटा, पॉजिटिव टू। और इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या लेते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, यहां पर क्या फ्लो करना चाहिए? अगर हम चार्ज का फ्लो ले रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कौन से चार्ज फ्लो कर रहा हो, कौन? अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है नेगेटिव की तरफ, तो इसका मतलब पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, रिपेल। पॉजिटिव कौन से चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? ऐसे साबित हो रहा है कि यहां पर कौन सा चार्ज फ्लो करना चाहिए। सही। और मेरा बेटा इस यहां पर देखें तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव से कहां फ्लो कर रहे हैं, तो नेगेटिव किसको रिपेल करेगा और किसको, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर हायर, लोअर से हायर पोटेंशियल पे आ रहे हैं। सही। लोअर से कहां आ रहे हैं और यहां पर क्या आ रहा है मेरे बेटा, हायर से। तो इसका मतलब यहां पर जो भी चार्ज होगा वो नेगेटिव फ्लो कर रहा होगा और यहां पर कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, सही है, पॉजिटिव। समझ आ गया मेरा बेटा। यहां देखो तुम लोग इतना छोटे छोटे लिख रहा हूं मैं, पीछे रह जाते हो, साथ साथ देखो करो। ओके। तो मेरा बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, समझ आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं मेरा बच्चा, याद करो, एक कॉन्सेप्ट है जो अभी हम डिस्कस एमडी कैट में नहीं किया, लेकिन हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं मेरा बेटा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां बनती है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से कहां ट्रेवल करती है मेरा बेटा, पॉजिटिव टू, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती। अब समझिए इस बात को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो याद करो यहां पर कौन फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहां से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा या अगेंस्ट होगा, बताइए। अलोंग होगा। क्यों मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहां से कहां फ्लो कर रही और ये भी खुद भी कहां फ्लो कर रही। लेकिन इसको देखिए, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, नेगेटिव चार्ज के फ्लो को, ये कहां से कहां फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से कहां चलती है, तो ये अगेंस्ट चलता है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलेगा और मेरे बेटा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेगा। ठीक है मेरा बेटा। तो आइए ये बात नोट कर लेते हैं। अगर कोई बात मेरा बच्चा समझ नहीं आएगी अभी पूछ लेना, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहां मेरा बेटा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक। और हम मेरा बेटा जो एक्चुअल डायरेक्शन लेते हैं वो किसको लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या कन्वेंशनल। क्यों क्यों, हायर से कहा जा रहा है, लोअर पे जा रहा है। इस दुनिया में जो भी चीज फ्लो करती है जिसको हम एक्चुअल डायरेक्शन लेते हैं, लेट्स सपोज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में देखो हायर कंसेंट्रेशन से
इसी तरह हीट हाई टेम्परेचर से, इसी तरह चार्ज हाई पोटेंशियल से, तो इसीलिए हमारे पास कौन सी डायरेक्शन को हम सही लेते हैं, कन्वेंशन। ओके, तो एक्चुअल डायरेक्शन हमारे पास यहां तक कोई कंफ्यूजन मेरा बच्चा? ठीक है, चले आगे। चलें, ओके। अगर हमारे पास मेरा बेटा कंडक्टर है, इसमें हम जब डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हम जब इसमें डिफाइन करते हैं कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेरे बेटा इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे पता चलता है उस कंडक्टर के अंदर कितने ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन फ्री है, और जितने ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जितने ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जितने ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उतना ज्यादा मेरा बेटा क्या होगा, अगर हमारे पास किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेट्स सपोज इसकी टोटल वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसका मतलब उस कंडक्टर में थ्रू आउट वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है, और जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो मेरे बेटा इसका मतलब यह है कि वहां पर जब इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल दिया जाएगा तो वो ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे, तो इसका मतलब है वहां पर चार्ज ज्यादा है। तो मेरे बेटा अगर हमारे पास यहां पर हम नंबर ऑफ चार्ज को देखें तो Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है मेरे बेटा, N इंटू E, सही ना। व्हाट इज N, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इसके पूरे वॉल्यूम में, कंप्लीट वॉल्यूम में, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्ज है ना, चार्ज की मैग्नीट्यूड, ये मेरा बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, लेट्स सपोज के नीचे लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, तो ये बता रहा है बेसिकली कितनी चार्ज मौजूद है एक वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, लेकिन टोटल वॉल्यूम के अंदर कितनी मौजूद है कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम। तो इसका मतलब है एक वॉल्यूम के अंदर, लेट सपोज 1 वॉल्यूम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, तो अगर इसके टोटल वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है, तो अब मेरे बेटा टोटल वॉल्यूम के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक मीटर क्यूब में कितने थे, 10, 3 मीटर क्यूब में कितने हुए, 30 होंगे ना। मल्टीप्लाई बाय क्या किया मेरा बेटा, वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे बेटा अगर मैं टोटल चार्ज निकालना चाहूं N इंटू E, मेरे बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होते हैं, याद है, हाँ बेटा A मल्टीप्लाई बाई L, समझ रहे हो, A इंटू L, हाँ A इंटू L इज इक्वल टू Q। अब ये टोटल वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज कितना है इस कंडक्टर के अंदर, ये यहां से पता चलेगा, समझ आ गया मेरा बेटा, ये टोटल चार्ज कितना है इस कंडक्टर के अंदर, ये यहां से पता चलेगा। अगर हम इसको देखें, अगर वॉल्यूम हटाकर, तो ये बता रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्ज, वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्ज, समझ आ गया, तो ये टोटल चार्ज आ गया। अगर मेरे बेटा मैं डिवाइड बाय दोनों को टाइम से कर दूं, तो मेरे बेटा यहां पर डिवाइड बाय टाइम कर, ठीक है। अब अगर हमारे पास डिवाइड बाय टाइम कर दिया, तो मेरा बेटा यहां पर जो चार्ज, टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम है मेरे बेटा विच इज इक्वल टू करंट, और मेरे बेटा N इंटू A, और मेरे बेटा L अपॉन T,
लेंथ पर यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड वेलोसिटी. बट विच वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? हाँ मेरा बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जब हम कंडक्टर में एक साइड को पॉजिटिव टर्मिनल लगा दें, दूसरी तरफ से नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, यानी बैटरी लगा दिया हमने. अब बैटरी लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन पहले तो रैंडम मूव कर रहे थे. इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम मूव कर रहे थे क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी. लेकिन जैसे ही बैटरी आपने अप्लाई किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई. अब इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करेंगे. ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करेंगे. अब अगर प्रॉपर डायरेक्शन में जब मूव करना शुरू करेंगे, तो जब प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरा बेटा इस मोशन को, इस वक्त जो वेलोसिटी चार्ज की होती है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है मेरा बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है? जब क्या अप्लाई करते हैं आप? पोटेंशियल. तो उस वक्त जो वेलोसिटी क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. पेपर में हमसे एक दफा पूछा कि जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, कितनी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितना होता है मेरा बेटा? 0.001 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सही. तो व्हाट इज थर्मल वेलोसिटी? यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, है ना मेरा बेटा. थर्मल वेलोसिटी क्या थी? जब रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, रैंडम मोशन ऑफ विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस. ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हाट? व्हेन जब क्या अप्लाई करेंगे मेरा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है ना. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, ओके, ज्यादा इंग्लिश तो नहीं बोला मैं? ओके, ठीक है, चल. अगर मैं यहां से मेरा बेटा, हाँ सही है, चलो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने इस इक्वेशन में ये चीज सेपरेट कर दी n को, और मैंने बेटा i डिवाइड बाई क्या आ गया? E इंटू ए इंटू वी इंटू डी. हाँ भाई, व्हाट इज n हेयर? व्हाट इज n हेयर? ये कोई जवाब देने. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन? ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बेटा? कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा. जो लिखा था सर वही रिप्रेजेंट करेगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो पेपर में अगर सवाल पूछ लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल के दिखाए तो मेरे बेटा ये फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, I अपॉन ई इंटू ए इंटू वी डी. एक दफा एमडी कैट में आ चुका 2011 में सवाल कि उसने पूछा हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल के दिखाइए. ठीक है, तो वहां पर सवाल में मेरा बेटा इक्वेशन ये वाली अप्लाई होनी थी. ओके, सही. ओके, मैं लिखवा दूं सवाल. चले वो सवाल भी करते हैं यहां पर सॉल्व. वो सवाल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन चले जो सवाल का सिनेरियो वो मुझे याद है. ठीक है. if 5 ampere current flow through area of 6 exponent, मैं वैसे ही लिख रहा हूं, मीटर स्क्वायर, having drift velocity कितनी मेरा बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेट सपोज मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं 2 एक्सपोनेंट -4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. तो फाइंड क्या मेरा बेटा? फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. सही. तो अब बोला भाई 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, जबकि उसका एरिया मेरा बेटा 6 एक्सपोनेंट -2 मीटर स्क्वायर है, और उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 एक्सपोनेंट -4 है. तो मेरा बेटा ई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लगाने की जरूरत ही नहीं मेरा बच्चा. तो n इज इक्वल टू, अब क्या होगा? 5 डिवाइड बाई मेरा बेटा, है ना, करंट कितना है यहां पर? क्या है? करंट I. हाँ मेरा बेटा, ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 एक्सपोनेंट
19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया दिया हुआ मेरा बेटा कितना 6 एक्सपोनेंट माइनस 19 और मल्टीप्लाई बाय मेरे बेटा 2 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो मेरा बेटा यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ है ओके। तो जो भी वैल्यू आ रही है आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आते हैं। डन ओके। बोलो मेरा बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.001 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग पीछे क्यों चलते हो, मैं आगे चलता हूं, तुम अगर साथ साथ चलोगे तो मेरी बात ये वाले देख रहे हो, ये तुम लोग नोटिस ये इसके पीछे पड़े हुए और वो सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, पता चलो निकल गया मेरा बेटा आगे। ठीक है लेक्चर मतलब तुम पीछे ही चल रहे हो। जो इंपॉर्टेंट बातें कुछ बातें ऐसी होती है जो लिखा नहीं जाता, ठीक है वो बोल दिया जाता है तो वो साथ साथ समझना होता है। ओके है ना, वो हम कहते हैं ना ऊपर वाला पेज जो है उसके भी पैसे दिए हैं आपने, ठीक है तो वहां पर भी लिखना होता है। ठीक है मेरा बेटा यहां तक बात समझ आ गई, ये साफ कर दूं? ओके ठीक है कोई मसला तो नहीं यहां तक। ओके हाँ मेरे बेटा एक और एक टर्म हम पढ़ लेते हैं दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी नॉर्मली वी रिप्रेजेंट इट जे। ठीक है बोलो मेरा बेटा कुछ बात है तो जल्दी मुझसे बोलो। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है, जब पूछेगा आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताए आप ये लिख दीजिए। ओके वो ऑप्शन में देगा आप। चलिए ठीक है अब मेरे बेटा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी नंबर ऑफ, हाँ भाई करंट फ्लो पर यूनिट, हाँ मेरा बेटा पर यूनिट एरिया इज नोन एज, इस एरिया से जितना करंट फ्लो कर रहा है एक है ना भाई नंबर ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो मेरे बेटा करंट डेंसिटी करंट फ्लो पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। जितना चार्ज फ्लो कर रहा है समझिएगा, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकेंड के अंदर इस यूनिट एरिया से दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है तो वी कैन राइट इट कि मेरा बेटा यहां पर करंट डेंसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, करंट फ्लो पर यूनिट, हाँ बेटा एरिया, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। किसी को मसला? मेरा बेटा अगर मैं यूनिट निकालू मेरा बच्चा बता पाएगा ऊपर क्या आया नीचे क्या आया, कोई मसला याद रहेगा? ओके ठीक है आपसे कोई पेपर में पूछ लिया तो मेरा बेटा अगर मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करूं और फर्दर तो आई की वैल्यू मेरा बच्चा देखो वहां पर है एन इंटू ई ए इंटू वी डी, हाँ भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय मेरा बेटा क्या बना ए से ए क्या हुआ है ना। ओके तो क्या बना मेरा बेटा दैट इज करेक्ट। ओके चलें आगे। हाँ बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक में इंटर होते हैं ओम्स लॉ। ठीक है तो ओम्स लॉ ओम्स लॉ भाई ओम्स लॉ में क्या बताते हैं कि अगर हमारे पास मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं
करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या होते हैं मेरा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो मेरा बेटा जितना करंट यहां फ्लो करे आई, the applied potential difference, the applied potential difference is directly proportional to the current flow through conductor, directly proportional to the current flow through conductor। ओके, चलो तो आगे हम बात करते हैं मेरा बेटा। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेरा बेटा? V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? I, ठीक है ना। इफ अगर हम मेरे बेटा प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करें तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा? I इंटू R, सही। V इज इक्वल टू I इंटू R। लेकिन अगर हम आई वी ग्राफ देखें, हाँ बेटा आई वी ग्राफ देखें या वी आई ग्राफ देखें, V अपॉन आई, हाँ मेरा बेटा वी आई ग्राफ देखें तो मेरे बेटा दोनों कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब भी दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है मेरा बेटा, सही। अब हमारे पास अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और अगर इस ग्राफ में मेरा बेटा स्लोप निकाले, कोई बताएगा मैथमेटिक्स व्हाट इज स्लोप? स्लोप ऑफ द ग्राफ, हाँ मेरा बेटा स्लोप ऑफ द ग्राफ, हाँ भाई m इज इक्वल टू क्या था? कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई, सही। एंड व्हाट इज y हियर? y में क्या है? वोल्टेज, हाँ मेरा बेटा x में क्या है? I, तो v अपॉन I किसके बराबर बन रहा है? R नहीं दिख रहा मेरा बेटा फॉर्मूले में, है ना। I को इधर भेजें तो क्या बचेगा? V अपॉन I आ जाएगा इज इक्वल टू R। इसका मतलब है अगर वी आई ग्राफ का स्लोप पूछे तो मेरे बेटा स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? R। वी आई ग्राफ का स्लोप क्या होता है? R। तो मैग्नीट्यूड ऑफ y डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x, ठीक है मेरा बेटा। तो v डिवाइड बाय I इज इक्वल टू मेरा बेटा R बनेगा, ठीक है। एंड दैट R मेरा बेटा याद रखिए, बाज़ दफा लोग सोचते हैं कि करंट और वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। करंट और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा ना करंट पे ना वोल्टेज पे। आर तो कांस्टेंट है था मेरा बेटा, हमने जब निकाला साइन यहां से प्रोपोर्शनल तो आर कांस्टेंट है, तो ना वी पे डिपेंड कर रहा ना आई पे। आप देखिए अगर कभी आप कोशिश करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो मेरे बेटा उसके साथ क्या बढ़ जाएगा? करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वी बढ़ा आई भी बढ़ा तो दोनों को डिवाइड करोगे, आर की वैल्यू दोबारा क्या आएगी? कांस्टेंट। समझ रहे हो? तो v ऊपर इंक्रीज तो हो रहा है, उसके साथ साथ कौन इंक्रीज हो रहा है? जब वो दोबारा से कैंसिल करोगे आर की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो मेरे बेटा आर कांस्टेंट रहेगा, तो इंडिपेंडेंट है v और i से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मेरे बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है? इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ क्या मेरा बेटा? इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। डिपेंड ही नहीं करता मेरा बेटा, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? नाउ वी विल डिस्कस हियर के किन किन चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता।
ओके, चलिए मेरे बेटा पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। करंट को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ये आगे ज्यादा डिटेल में डिस्कस होगा, यहां पर सिर्फ हम डेफिनेशन समझ लेते हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे बेटा अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे बेटा जब हम कंडक्टर में अप्लाई करते हैं तो क्यों हमारे पास करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी? सोचो, इमेजिन करो, क्या ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? हमें करंट की वैल्यू बढ़ जा रही है, ऐसा क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। व्हाट, कैसे पुश करेगा? एनर्जी, करंट फ्लो कर रहा, एनर्जी दे रहा है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस को देख, तो जितनी एनर्जी चार्ज को देगा एक कूलम चार्ज को, उसी को तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द एनर्जी सप्लाइड या अप्लाइड मेरा बेटा पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा, अब एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा जल्दी नहीं जाएंगी, एनर्जी कम होगी तो स्लो स्लो जाएंगी, ठीक है। तो अब जितना ज्यादा एनर्जी उतना जल्दी जल्दी चार्ज जा रहा, उतना करंट भी क्या मिल रहा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ही तो क्या है, करंट। तो मेरा बेटा एनर्जी, ऐसा तो नहीं आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होते? ओके, एनर्जी गिवन पर यूनिट क्या मेरा बेटा, चार्ज। इसी को तो हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो एनर्जी भी लिख सकते हैं पर यूनिट चार्ज, वर्क डन भी लिख सकते हैं पर यूनिट चार्ज, दोनों की यूनिट मेरा बेटा इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी इज इक्वल टू क्या मेरा बेटा, जूल, और चार्ज क्या है मेरा बेटा, पर कूलम। जूल पर कूलम किसके बराबर मेरे बेटा, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के बराबर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है मेरे बेटा। पहले आते हैं रेजिस्टेंस को समझते हैं, एंड देन हम द हिंड्रेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में मेरा बेटा, अगेंस्ट फ्लो ऑफ क्या मेरा बेटा, चार्ज, इज नोन एज रेजिस्टेंस। जो रुकावट होती है चार्ज के फ्लो में उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। हिंड्रेंस रुकावट है, तो जो हिंड्रेंस होती है, रुकावट होती है फ्लो ऑफ चार्ज में, उसी को तो हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा, रेजिस्टेंस। सही। क्यों मेरा बेटा, दो बातें हमने सीखनी है यहां पर। एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है क्या कंडक्टर के, यस। तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डायमेंशन, डिपेंडेंस ऑफ क्या है, यहां पर हिंड्रेंस है, नजर नहीं आ रहा, क्यों, मार्कर से या रेड बल्ब पर रोशनी की वजह से? ये बंद कर देते हैं इसे, बंद कर देंगे तो वीडियो में। ओके, तो मेरा बेटा हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज, हिंड्रेंस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जहां जहां रुकावट होगी चार्ज के, एक तो मेरा बेटा याद रखिए, हम यहां पर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन, पहले देख लेते हैं, चलो पहले हम टेम्परेचर पे देखते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन किसमें मेरा बेटा, टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। ओके, व्हाट विल हैपन, लेट्स सी मेरा बेटा, अगर एक कंडक्टर है, सही, तो अगर हमारे पास यहां पर देखें मेरे बेटा,
कंडक्टर एक सॉलिड है, सॉलिड की कोई खास बात होती है क्या लिक्विड के मुकाबले में? यस, क्या इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा नहीं होता? नहीं, कम होता है, सही, ओके, कम होता, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, वाइब्रेट कर सकते हैं, सही ना, मूव नहीं कर सकते, मूव का मतलब अपनी पोजीशन तब्दील कर लेना, वाइब्रेट का मतलब है पोजीशन पे खड़ा रहना, सिर्फ हिलता रहना। ओके मेरा बेटा, अगर हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन कोई आया और मेरा बेटा इन एटम की वाइब्रेशन के दौरान इसमें से टकरा गया, तो कोलिजन ऑफ क्या होता है रेजिस्टेंस? बेसिकली कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके साथ मेरा बेटा? विथ एटम्स, है ना। अब वो जितनी दफा टकराएगा मेरा बेटा, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, जब वो आगे जाना चाह रहा है कोई रोक नहीं चाह रहा, फिर वो टकराता है, तो जितना रुकेगा उतने ज्यादा मेरा बेटा उसकी एनर्जी क्या होगी? जाया। और इसी वजह से क्या होता है, अब एक बंदा एनर्जी दे रहा है, वो टकराकर अपनी एनर्जी को जाया कर रहा है, कहां जाया होगा? हीट बन के निकले। अब जब रेजिस्टेंस ज्यादा होती तो मेरा बेटा क्या होगा? हीट पैदा होगी। जितना हमारे पास हीटर है, जो हमारे पास घर पे होते हैं, उसमें रेजिस्टेंस हम हाई लगाते, जो पानी गर्म करने वाले हीटर, तो वो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लगाते, जैसे वोल्टेज अप्लाई करते तो वहां पर रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होता, हमें हीट चाहिए वहां पर, ठीक है। तो यहां पर भी हम यही कर, इलेक्ट्रॉन जैसे ही टकराएगा एटम से तो मेरा बेटा क्या होगा? क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी टकराने से क्या हो रही है? जाया। लेकिन एनर्जी जाया कभी भी एक फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन तो चल रहा था, काइनेटिक एनर्जी थी, वो जब रुका है तो किसमें कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी। तो एनर्जी कन्वर्जन हो सकती है, एक फॉर्म से जाया नहीं होती। ओके मेरा बेटा, तो हमारे पास कोलिजन ऑफ एटम होगा, तो वो इस वजह से वहां पर क्या होगा मेरा बेटा? उसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में। तो इस वजह से वहां हीट प्रोड्यूस होता है, जब भी रेजिस्टेंस कहीं पर अप्लाई हो तो वहां पर हीट होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है मेरा बेटा? हीट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब मेरा बेटा हम यहां पर देखें तो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो मेरा बेटा अगर हमारे पास, हम यहां पर इनिशियल रेजिस्टेंस को ले लेते हैं आर नॉट, इस वक्त जितना भी था, ठीक है ना, और इस वक्त जो भी टेम्परेचर है दैट इज T1। अब अगर मैंने इस कंडक्टर को, अब अगर मैंने इस कंडक्टर को देखा और मेरा बेटा इस कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते T2 हो गया, ठीक है, गर्म किया मैंने, हीट करना शुरू किया इसको, भाई हीट करते हैं चलो, ठीक है। तो अब क्या होगा? हीट करने से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कम हो जाती है, बढ़ जाती? बढ़ जाती मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, टेम्परेचर मैंने T2 कर दिया, तो इस वक्त जो रेजिस्टेंस होगा हाई टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड RT, ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस। इनिशियल क्या था? जब टेम्परेचर T1 था, जब गर्म कर दिया टेम्परेचर T2 पे पहुंच गया, जितने भी रेजिस्टेंस है दैट इज RT। अब मैंने RT ले लिया इस टेम्परेचर को, तो मेरा बेटा जैसे ही जैसे मैं हीट करूंगा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी और कोलिजन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? जितना स्टेबल रहता है चीजों के गुजरने के चांसेस आसानी से होते हैं, जितना वाइब्रेशन ज्यादा होगी तो मेरे बेटा क्या होगा? टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएंगे तो मेरे बेटा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर से हमारे पास जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके मेरा बेटा? जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? कितना बढ़ाया, कैसे निकाला? T2 माइनस T1, तो इससे निकलेगा कितना बड़ा टेम्परेचर। तो मेरा बेटा जो चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर। और मेरा बेटा एक और चीज से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस इनिशियल। अगर शुरू में ही ज्यादा रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर में, शुरू में ही रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उसमें टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ेगा, समझ रहे हो? पहले ही रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा है, किसी की कम है, ठीक है। तो मेरे बेटे जिसकी रेजिस्टेंस नॉर्मल जनरली ज्यादा होती है शुरू में, तो याद रखिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसकी रेजिस्टेंस भी तेजी से बढ़। तो इसका मतलब ये हुआ चेंज इन रेजिस्टेंस, एक तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस में कि शुरू में कितना था 0 डिग्री सेल्सियस पे, और मेरे बेटा हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस कितना टेम्परेचर चेंज किया, दोनों पे डिपेंड करता। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या बनता है मेरा बच्चा? डेट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू डेल्टा टी। सही है? क्लियर है मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ऐसी बात हमने कहीं और भी पढ़ी है, नो, एमडी कैट में भी पढ़ा, एक्सपेंशन, याद करो,
चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। सही है, तो वहां पर भी हमारे पास याद नहीं आ रहा मेरा बच्चा, डेल्टा एन इज इक्वल टू, वहां पर निकालता अल्फा L1 इंटू डेल्टा टी। ये इक्वेशन याद करो, थर्मल एक्सपेंशन में निकाल, अभी टेस्ट होगा तो सब आ जाएगा। ओके सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू डेल्टा टी मेरा बच्चा। और जब प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा, आर नॉट इंटू डेल्टा टी। सही, एंड दैट अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। आइए हम देखते हैं हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बताता है। हाँ मेरे बेटा, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर हम देखना चाहें तो अल्फा की वैल्यू, हाँ मेरे बेटा क्या बनेगा, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी, दैट इज मेरे बेटा अल्फा। हाँ मेरा बच्चा, दैट इज अल्फा। अल्फा ये क्या है मेरा बेटा, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट। अब इसको पढ़ो, याद करो, हमने पढ़ा था यहां पर फ्रैक्शनल, हाँ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पढ़ा था वहां पर। यहां पर क्या होगा मेरे बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है ना, तो 1 डिग्री बढ़ाने पे कितना फ्रैक्शन चेंज आ जाता है रेजिस्टेंस में, वो हमें बताता है। 1 डिग्री बढ़ाने पे कितना फ्रैक्शन चेंज आ जाता है रेजिस्टेंस में, ये कौन बताता है मेरा बेटा। 1 डिग्री बढ़ाने पे कितना रेजिस्टेंस बढ़ जाता, ये किससे पता चलता, अल्फा। जिसकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी उसके रेजिस्टेंस चेंज भी क्या होगा, ज्यादा। समझ रहे, देखो यहां पर चेंज इन रेजिस्टेंस के साथ नहीं मेरा बेटा, यहां पर देखो अल्फा की वैल्यू चेंज इन रेजिस्टेंस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई पे इसकी वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। और मेरे बेटा जो अलग हर मटेरियल के लिए अलग अलग है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी वैल्यू जिस मटेरियल के लिए ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस का चेंज भी क्या आएगा, तो 1 डिग्री बढ़ाओगे जल्दी से बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, और जिसकी वैल्यू कम होगी तो 1 डिग्री बढ़ाने पर रेजिस्टेंस तेजी से नहीं बढ़ेगा, स्लो स्लो बढ़ेगा। समझ आ गया मेरा बेटा, ओके। तो आइए हम क्या पढ़ते हैं इसको, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस per unit rise in temperature। हमारे बेटा यूनिट क्या होनी चाहिए, है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, हाँ मेरे बेटा ओरिजिनल रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और टेम्परेचर की यूनिट। अब तुम लोग रुक ही नहीं रहे, बोलना बंद कर दो, आवाज यहां तक आ रही, तो ऊपर लेके आ जाएंगे मेरे बेटा, क्या बनेगा, केल्विन इनवर्स। ओके, ओके तो मेरे बेटा हम आगे चलते हैं, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, सब हम निकलते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डायमेंशन। कुछ और बातें भी, नई बातें भी सीखेंगे, डिपेंडेंस ऑफ, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर से हम आगे चलते हैं डायमेंशन, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन मेरा बेटा
ऑन फिजिकल डायमेंशन, ऑन फिजिकल डायमेंशन, ऑन फिजिकल डायमेंशन। ठीक है मेरा बेटा, अगर कंडक्टर को हम एक सिलेंड्रिकल जॉब ले, कंडक्टर को अगर हम एक सिलेंड्रिकल जॉब ले रहे हैं, वैसे तो हमारे पास होता भी वैसे ही सिलेंड्रिकल शेप इस तरीके से, है ना, सिलेंड्रिकल शेप। तो मेरा बेटा हमारे पास ये इसका एरिया मेरा बेटा ए कहलाता है और मेरा बेटा इसकी लेंथ एल कहलाती है ना। ये दो डायमेंशन होते हैं। वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इंटू लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंड्रिकल। ओके, तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा डायमेंशन। ठीक है, अब मेरा बेटा अगर हमारे पास रेजिस्टेंस को हम देखें तो रेजिस्टेंस क्या होता है मेरा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर वन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्यों मेरा बेटा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब ये है अगर लेंथ बढ़ रही है तो नंबर ऑफ कोलिजन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम रेजिस्टेंस है। तो लेंथ बढ़ेगी तो मेरा बेटा लेंथ सोचो, अगर लेंथ बढ़ गई कंडक्टर की तो लेंथ बढ़ाने से नंबर ऑफ एटम्स की अलाइनमेंट ज्यादा हो जाएगी। यहां पर जितने ज्यादा एटम हो, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, एटम की तादाद भी क्या होगी सीक्वेंस में, ज्यादा। तो अब चांस ऑफ कोलिजन भी क्या होगा, तो जितने ज्यादा एटम अलाइन होंगे आगे, तो इसका मतलब उन सबको पास करके इसको गुजरना है, और सबको पास करने के गुजरने में चांसेस ज्यादा है कि टकरा जाए वो। तो मेरा बेटा इसका मतलब है वहां पर रेजिस्टेंस भी क्या है, ज्यादा। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी टकराने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, और उतना ज्यादा क्या होगा मेरा बेटा, रेजिस्टेंस। सही है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और मेरा बेटा दूसरी चीज है ना, हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है आर से, लेंथ रिप्रेजेंट होता है एल से। ओके, और मेरा बेटा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना, एरिया ऑफ द कंडक्टर। सही, अब एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो मेरा बेटा जितना ज्यादा एरिया होगा तो इसका मतलब है ये एरिया ज्यादा ओपन है, तो मेरा बेटा चांस आसानी से गुजरने के चांसेस भी क्या है, ज्यादा है। तो एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा, तो याद करो हम जब मेन सर्किट जहां पर होता है वहां पर हम मोटे वायर लगाते हैं, और जैसे हम घर के कमरे में आते हैं तो पतले वाले वायर लगाते हैं। उसकी वजह क्या है, मेन सर्किट में करंट ज्यादा आ रहे हैं, अगर वहां पर पतले वाले वायर लगा दिया तो इसका मतलब है एरिया क्या हो गया है और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो जलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, हीट इतनी पैदा हो जाएगी। सही, तो वहां पर इसीलिए हम क्या लगाते हैं, मोटे वाले वायर लगाते हैं। और इसीलिए हमारे पास कमरे में क्या लगाते हैं मेरे बेटा, पतले वाले वायर भी लगाते हैं, क्योंकि करंट क्या आ रहा है, कम, लेकिन वोल्टेज क्या आ रहा है घर में, सेम आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। सीरीज में तो नहीं कनेक्ट करते ना घर पे, अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मेरा बेटा एक ही बटन से सारे बंद हो जाएंगे, है ना। सही है, तो अब्बू ने बोले एक फैन बंद करना है तो पूरा घर बंद हो गया। सही है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस ओके डन। सही, तो मेरा बेटा क्लियर है, कोई मसला तो नहीं मेरा बेटा, कोई सवाल हो मेरे बच्चे पूछते चले जाना साथ साथ, कोई भी सवाल। ठीक है, पीछे से वोल्टेज आ रहा है, मतलब जैसे लोड शेडिंग होती है तो पूरी लेट होती है, तो वो हर घर के तो मेन सर्किट बंद ही हो गया। अगर मेन सर्किट बंद हो जाएगा तुम्हारे घर में सारे ही बंद हो जाएंगे, तो मतलब उनकी तो सब पैरेलल में कनेक्ट होता है। अगर पैरेलल में कनेक्ट नहीं हुआ तो वोल्टेज कैसे सेम आ सकता, 220 वोल्टेज कैसे आएगा। अगर सीरीज में हो गया, अगर कनेक्शन सीरीज में लगा दोगे तो आप देखो जो भी डिवाइस लोगे 220 वोल्ट पे होता है, समझ रहे हो, तो 220 वोल्ट पे होता है। तो अब सबको अगर एक ही वोल्टेज देना तो फिर पैरेलल में लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाओगे तो फिर सबके अलग अलग वोल्टेज आएंगे, क्योंकि पहले ही ड्रॉप हो गया कुछ ना कुछ वोल्टेज, पता चला आगे वाला तेज चल रहा है, बाद वाला स्लो, फिर उससे स्लो, फिर पता चला वो सब आखिरी वाला बेचारा फुस हो गया। ठीक है, ओके डन है, चलो
तुम लोग अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है। तुम लोग लगता है ना स्कूल में मार के पढ़ाया किसी ने। तुम लोग वो वाले नहीं हो, जबान वाले नहीं हो। ओके तो मेरा बेटा ये रॉ जो है कांस्टेंट है, और रॉ क्या है मेरा बेटा? रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी 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 मेरा बेटा, रेजिस्टिविटी मेरा बेटा बेसिकली क्या है? एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, सही? मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है? सही, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी जो भी मटेरियल कनेक्ट करोगे। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी। देख लो यहां पर जैसे हमने रेजिस्टेंस में बात की थी कि वो कांस्टेंट से निकलता है, तो ना वो वोल्टेज पे डिपेंड करता ना ही करंट पे। इसी तरीके से यहां पर लेंथ और एरिया तो आ रहा, अगर रेजिस्टिविटी में निकला कैसे मेरे बेटा? प्रोपोर्शनल साइन से निकला है। अब जब प्रोपोर्शनल साइन से रेजिस्टिविटी निकला है तो मेरे बेटा ना ही ये लेंथ पे डिपेंड करेगा ना ही। अब एक दफा हमसे सवाल पूछ लिया पेपर में, अब बात दफा बच्चे समझते हैं कि यार सर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, आर ए अपॉन एल हो जाएगा और मेरे बेटा एरिया पे भी डिपेंड करेगा और लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। नहीं मेरे बेटा, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, लेंथ और एरिया पे डिपेंड। अब पेपर में हमसे सवाल पूछा कि भाई अगर मैं एक कंडक्टर को दो पार्ट में कट कर दूं, अलग अलग कर दूं, सेपरेट कर दूं, तो मेरे बेटा हमने सोचा कि लेंथ क्या हो गया? आधा हो गया, है ना? तो अब रेजिस्टिविटी भी क्या हो जानी चाहिए? देखो बढ़ जानी चाहिए इसके हिसाब से, फॉर्मूले के साथ। लेकिन नहीं मेरा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अगर वायर को कट कर दिया तो रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। अगर वायर को दो पार्ट में कट भी कर दिया तो मेरा बेटा मटेरियल तो वही है ना, तो ये तो मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इट विल नेवर बी चेंज विद द डायमेंशन। ओके, तो उसने बोला 10 पार्ट में काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सही। तो वो रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी? सेम रहे। एमसीक्यूज आ चुका है इससे रिलेटेड फास्ट में। ओके, इसको डिफाइन कैसे करते हैं मेरा बेटा? रेजिस्टेंस पर यूनिट